ठीक है, तो आगे देखें। यहाँ तक अपन देख चुके हैं आसानी से, थोड़ा सा अपन आगे के पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखने एक बार फटाफट अपन जल्दी से अपन ने क्या क्या देख लिया है। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके अपन ने फटाफट आगे से चलते हैं, सब देखते हैं जल्दी से। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, फिर लेटरल देख लिया अपन ने, फेसिकुलाई का मतलब अपन ने देख लिया यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देख लिया है, प्राइमरी सेकेंडरी, सबसे पहले प्रो देन प्राइमरी देन सेकेंडरी। ठीक है, प्रो मेरिस्टेम देन प्राइमरी मेरिस्टेम देन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, देन उससे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम देन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और हम यहाँ पर बोल चुके हैं दिस इज द प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इसको बोला डी डिफरेंशिएशन, दिस इज नोन एज द री डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ तक अपन चीजें देख चुके हैं बड़ी आसानी से, है ना। आगे देखते हैं, चलो अब देखना स्टार्ट करें। ये भी अपन देख चुके हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम की अगर अपन बात करें तो अपना डायग्राम बना दिया है, इसका नहीं बनाया, इसको नहीं बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, प्रोटोडर्म वही बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ठीक है। एंटीक्लाइनर डिवीजन, सिंगल सेल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड टिश्यू। देन वेस्कुलर बंडल बीच में आ जाएगा, ठीक है। और आपके ग्राउंड मेरिस्टेम जो बचा कुचा पार्ट है वो सारा ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम में के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो आता है हाइपोडर्मिस, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी, सपोज दिस इज द एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी, ये वाली लेयर, ये लेयर, दैट विल बी नोन एज हाइपोडर्मिस। ठीक है, अभी अपन पूरा डिटेल में देख लेंगे, इसको टेंशन नहीं लेने का है अपने को। नाउ कुछ थ्योरी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को, रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए कि भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किस तरीके से अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो अलग अलग टाइप का टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है। मींस सिंपल उन्होंने बोला कि यार जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। तो अब उस टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, स्किमिड, स्किमिड, ठीक है ना, डी साइलेंट है, चाहो तो तुम स्किमिडिट बोल दो, जो तुम्हें ठीक लगता है, स्किमिड बोल दो, ठीक है, डी साइलेंट है इसमें। अब ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी थी, दैट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर द शूट एपेक्स, मींस शूट वाले पार्ट पर ही इसको एप्लीकेबल माना गया। अगर अपन देखें तो इसमें दो रीजन प्रेजेंट थे, बाहर वाला जो रीजन था जो आउटर मोस्ट पार्ट में था, दैट इज नोन एज द ट्यूनिका, और अंदर वाला पार्ट था, दैट इज नोन एज द कॉर्पस। तो जो बाहर वाला पार्ट था, क्या बोला अपन ने, जो बाहर वाला पार्ट था उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, ट्यूनिका, और अंदर वाले पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया, ये देखो, अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया अपन ने, कॉर्पस बोल दिया। तो अब जो बाहर वाला पार्ट है, सपोज मैं इसको अगर इस फॉर्म में लूं, क्रॉस सेक्शन व्यू ले अगर अपन इसका इस तरीके से, तो ये जो रिलेटेड बाहर वाला पार्ट है, सब जगह कॉमन बात चल रही है भाई, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, कॉमन बात ही चल रही है। ये बाहर वाला पार्ट जो है, क्रॉस सेक्शन व्यू लिया है मैंने, जो मैं बनाया था ना पहले, अभी उसको कट कर दिया, ऊपर से देख रहे हैं पर हम, दिस इज नॉट द ट्यूनिका। और इसी से जरा सोचना हल्का सा, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं, जो स्टेम हेयर्स हैं इसका फॉर्मेशन हुआ, याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का, है ना, याद तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यही एपिडर्मिस और रिलेटेड स्ट्रक्चर से, जो भी आपके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसका फॉर्मेशन करके जाएगा, ठीक है। वो कौन सी पार्ट है, ट्यूनिका, जो बाहर वाला पार्ट है। हम बात करें अंदर वाला पार्ट, दैट इज नॉन एज द कॉर्पस। वो क्या काम करेगा, जो भी एपिडर्मिस के अलावा, एपिडर्मिस सिस्टम के अलावा कोई भी हो, चाहे वो वेस्कुलर बंडल्स वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाला पार्ट हो, उन सब का फॉर्मेशन कौन करके जाएगा, आपका कॉर्पस उसका फॉर्मेशन करके जाएगा। ये किसने कहा था, स्किमिड ने समझाया था, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द शूट एपेक्स। इसको किसके लिए माना गया, सिर्फ शूट एपेक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो कॉर्पस वाला पार्ट है उसके अंदर आपके, अगर हम बात करें इसको रूट एपेक्स पे भी अप्लाई कर दें तो रूट एपेक्स में आपका कौन आ जाता है बेसिकली, अगर हम इसको जो रूट एपेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, वो एपिकल है, और उसके ऊपर तो आपका कौन प्रेजेंट है, आपका रूट कैप भी प्रेजेंट है,
ठीक है, इसमें वहां पर इसको एप्लीकेबल नहीं माना गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हिस्टोजन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय हैंस्टिन, ठीक है, और इसने क्या कहा था, रूट एंड शूट आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन। पहला कौन सा था, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम। इसने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। उसने तो क्या था, कॉर्पस एंड ट्यूनिका एंड कॉर्पस। और ट्यूनिका एंड कॉर्पस जो रीजन उसने बनाए थे, तो ध्यान रखना जो ट्यूनिका रीजन था दैट इज फाउंड बाय मींस ऑफ एंटीक्लाइनल डिवीजन, परपेंडिकुलर डिवीजन, एंड जो बीच वाला पार्ट था दैट इज नोन एज द कॉर्पस। ये वाला जो पार्ट था कॉर्पस वाला पार्ट, इसको से बनाया था बाय मींस ऑफ पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन और उसके परपेंडिकुलर एंटीक्लाइनल डिवीजन, उसकी वजह से क्या हुआ था, कॉर्पस का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम बोलते हैं तो दिस इज नोन एज द ट्यूनिका, और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द कॉर्पस। ठीक है, मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू में समझा दिया इसको। ठीक है, तुम चाहो तो बुक में देख सकते हो, तो बुक में इसको इस तरीके से समझाया हुआ है, थोड़ा सा इस तरीके। यहां तो ट्यूनिका बता दिया, और अब यहां बीच वाले पार्ट में कॉर्पस बता दिया इस तरीके से। ठीक है, और ट्यूनिका को ये इस तरीके से यहां पर इस। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो डर्मेटोजन, नाम से बता रहा डर्मेटोजन टेंशन, अब बार बार टेंशन नहीं लेंगे, डर्मा वर्ड से हम टेंशन नहीं लेने वाले, हम समझ जाएंगे डर्मेटोजन है तो क्या फॉर्मेशन करके जाएगा, डर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करके जाएगा। एपिडर्मिस एंड रिलेटेड पार्ट। पेरिब्लम विल फॉर्म द कॉर्टेक्स, अब मैं समझाने वाला हूं कॉर्टेक्स क्या चीज है, एंड प्लीरोम विल फॉर्म द स्टील। अब मुझे कॉर्टेक्स और स्टील के बारे में थोड़ा समझाना है तुमको। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आ जाए, ताकि मैं इस डायग्राम को हटा के कुछ और बनाना कोशिश करूँ। चलो देखो, सबसे बाहर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। ठीक है ना, आधी बात समझ में अच्छे से बोलो। एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन आ जाएगा, आपकी एपिडर्मिस तो आई जाएगी पूरी, और ये सिंगल लेयर्ड सेल है। ठीक है ना, या फिर हम इसको बोलें ज्यादा अच्छा है, एपिडर्मल पार्ट। एपिडर्मल पार्ट में कौन कौन आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा, रिलेटेड स्ट्रक्चर में आपके कौन सा आ जाएंगे, रूट हेयर आ जाएंगे और शूट हेयर आ जाएंगे। तो ज्यादा अच्छा बोले शूट हेयर को अपन, तो स्टेम हेयर बोलने ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर होता है कौन सा वाला पार्ट, आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर आपको कौन कौन मिलेगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स मान सकते हैं, कई बार वेल डेवलप नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे। और आ जाता है आपको कौन सा, एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा रीजन, दैट इज नॉन एज द स्टील, स्टीलर रीजन आता है। इसमें कौन कौन आएगा, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ एंड पिथ रेस, और वी कैन से दैट मेडुलरी रेस। ठीक है, सबसे बाहर कौन है, ये वाला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो है एपिडर्मिस, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आ गया। फिर आता है कॉर्टेक्स रीजन, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस। अब अलग अलग जगह पर स्टेम रूट में इनका ये वेरी कर सकते हैं भाई, है ना। फिर कौन आ जाता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर, हाइपोडर्मिस उसके नीचे, और सबसे अंदर कौन है आपका, एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। फिर आता है आपको कौन सा, स्टीलर पार्ट। स्टीलर पार्ट में कौन कौन आ जाएगा, आपका पेरिसाइकिल आ जाएगा। पेरिसाइकिल भी टिश्यू, ध्यान रखना है किस टाइप के सेल से बनकर बना है, तो बाद में पढ़ेंगे। पेरेन्काइमेटर से, कोलेनकाइमेटर से, स्क्लेरेनकाइमेटर से, हमें नहीं पता भाई, टेंशन नहीं लेने का, है ना। वेस्कुलर बंडल्स, पिथ एंड पिथ रेस।
फंक्शन क्या है, किस चीज से मिलके बने हैं, ये सब अभी टेंशन नहीं लेना है। मैं बस एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर तुमसे बोले कोई प्लांट है उसको क्रॉस सेक्शन करो, कट करके देखो ऊपर से, तो तुम आसानी से देख के बता सको कि सर ये लो हमने बना दिया, और इसमें आप तो 3 रीजन समझा दो हमको इस तरीके से, है ना। सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस वाला पार्ट, फिर आ जाएगा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, फिर अगर अपन बात करें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, सबसे अंदर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, आपका स्टीलर वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना। इस बेसिस पे आप इसको समझा सकते हो कि हाँ, सुपरफिशियली माइंड में सेट कर सकते हो कि ठीक है एपिडर्मिस, फिर उसका कॉर्टेक्स, सबसे लास्ट पार्ट आ गया स्टील। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर है ना, कि मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम्हें बता दिया है। कुछ के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगी, टेंशन नहीं लेने का, कहीं होगी तो होगी, हमें क्या मतलब है उससे। किसी के अंदर जनरल कॉर्टेक्स आपको उस फॉर्म में नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो जनरल कॉर्टेक्स यहाँ से गायब कर देना, कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस में, उसका भी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, काम कंप्लीट हो जाएगा तब भी। ठीक है, तो यहां तक बात मैं कंप्लीट कर चुका हूं अपनी, ये भी हम कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट आ जाए, कॉर्टेक्स मैंने अभी समझा दिया तुमको, तो कॉर्टेक्स में तुम खुद बता सकते हो कौन कौन था। जल्दी बताओ, बताओ, खुद बताओ भाई। अरे बताओ भाई, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स लिखना चाहो तो लिखो, ये मत लिखो, एंड एंडोडर्मिस। स्टील में कौन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, सोचना ही नहीं है, अभी तुमने कॉपी में लिख लिया, कॉपी में देखो स्टील में कौन आ जाएगा। स्टील के अंदर कौन कौन आ जाएगा बच्चों, पेरिसाइकिल, और कौन आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल्स, और पिथ एंड पिथ रेस, या फिर आप बोल सकते हो मेडुलरी रेस। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं एपिडर्मिस में कौन आ जाएगा, साथ में रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत ही अच्छे। अब है नोट वाला पॉइंट, नोट, ये बहुत शानदार नोट है। कौन सा नोट, वही वाला नोट है हमारे लिए तो ये वही वाला नोट है। दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, as shoot apex do not have distinct differentiation of 3 layers। shoot apex में तीनों लेयर का distinct differentiation नहीं होता, इसी वजह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होते, और कई बार फर्न्स में भी, क्योंकि फर्न्स भी आपके हायर प्लांट में कभी कभी काउंट कर लिए जाते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर, जल्दी बोलो। हिस्टोजन थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाहर डर्मेटोजन, देन पेरिब्लम, देन प्लीरोम। तो अगर मैं इसको सिर्फ अभी सिर्फ कुछ टाइम पे रूट एपेक्स को लेकर चलूं, तो रूट एपेक्स के बेसिस पर मैं क्या करना चाहूंगा, इसका डायग्राम जरूर बनाना चाहूंगा एक बार। ठीक है, हटा दें इसको, हटाइए दे। कौन इसका हाथ का यूज मैंने इस तरीके से हम सीधा एक बार में गायब करेंगे पूरा, बोल रहा है ना। ठीक है, अभी भी गायब नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो अब अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट करें रूट एपेक्स का। ठीक है, तो खुद बताओ, कल मैंने क्या बताया था कि जो रूट होती है वहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल। जल्दी बोलो भाई, तुमने खुद ने मेरे हिसाब से कल तुमने मुझे समझाया था कि सर वो तो सब टर्मिनल होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये तुमने समझाया था मुझे भाई कल, मैंने थोड़ी समझाई ये बात है ना, तुमने समझाई थी ना कि यहाँ रूट कैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमने कहा था कि ये आपका कौन सा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। कोई दिक्कत, ठीक है। अब सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज नॉन एज, बताओ, खुद बताओ भैया, बताओ। सबसे बाहर वाली जल्दी बताओ, डर्मेटोजन। जल्दी बोलो, डर्मेटोजन। ये देखो, ये देखो रे, टेंशन नहीं लेना, अपन ने बता दिया। डर्मेटोजन कहाँ गया, डर्मेटोजन ये रहा डर्मेटोजन, देन पेरिब्लम, देन प्लीरोम। अंदर ले लो डर्मेटोजन, देन पेरिब्लम वाला पार्ट आ गया भाई।
पेरिब्लम। मत बोला कि सर आपने रूट एपिकल मेरिस्टेम को सेम लेबलिंग कर रखी है, ये तो ओवरऑल पूरा ही रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, तो उसका ओवरऑल ही है वो, बट ये ग्रीन का पेरिब्लम और अंदर वाला पार्ट ये लो भाई। ये कौन हो जाएगा? प्लीरोम। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फटाफट। ज्यादा समझ में आ गई बात है ना? चलो बोलो, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब नया वर्ड आने वाला है। अभी तक तो 3 एस्ट्रोजन पढ़े हैं अपन ने, कौन कौन से? पेरिब्लम, डर्मेटोजन, प्लीरोम, 3 एस्ट्रोजन पढ़े। चौथा एस्ट्रोजन आने वाला है अभी। चौथा एस्ट्रोजन कौन है आपका? कैलिप्ट्रोजन। कौन सा है? कैलिप्ट्रोजन। एंड दैट कैलिप्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। कैलिप्ट्रोजन छोटा एस्ट्रोजन है जो क्या बना के जाएगा? आपका रूट कैप का फॉर्मेशन करके जाएगा, बट वो सबके अंदर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। वो किसके अंदर मिलेगा? सिर्फ आपको मोनोकोट रूट के अंदर मोनोकोट के अंदर मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो बता दिया मैंने। रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय कैलिप्ट्रोजन इन मोनोकोट्स, whereas root cap is formed by dermatogen in dicots। ध्यान रखना भैया, डाइकोट्स के अंदर रूट कैप कौन फॉर्मेशन करके जाएगा? जल्दी बोलो। डर्मेटोजन करके जाएगा रूट कैप का फॉर्मेशन, क्योंकि डर्मेटोजन क्या है? एक तरीके का रूट एपिकल मेरिस्टेम है। whereas in monocot it will be formed by the कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन आ रही बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का नहीं समझ में आई वाली बात? जल्दी बोलो। तो कई बार अगर ऐसा हो गया, ठीक है ना, ये रहा भाई, मैं बना रहा हूं कैलिप्ट्रोजन को, ये मैं बना रहा हूं भाई, ये रहा कैलिप्ट्रोजन। अगर ये कैलिप्ट्रोजन का जो टिश्यू है गलती से रप्चर हो गया, खराब हो गया, तो अब रूट कैप कौन बना के जाएगा? तो उस कंडीशन में यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है ऊपर की साइड, ठीक है, यहां पर, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट सेल्स। क्या बोलते हैं? क्विसेंट सेल्स। वो क्या करेगी? आपका फॉर्मेशन करके जाएगी रूट कैप का। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे। जहां तक अपन पूरा अच्छे से देख चुके हैं, ज्यादा डिटेल में हम जाना नहीं था, जितना हम डिटेल में जा रहे हैं वो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, है ना। अब आप छोड़ दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और पकड़ लो किसको? परमानेंट टिश्यू को। तो कॉपी में बड़ी बड़ी हेडिंग में आ जाना चाहिए परमानेंट टिश्यू। तो हमने पहले कहा था कि परमानेंट टिश्यू तो वो होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनको उनका फंक्शन पता लग चुका है ना। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना भाई। बोन मेरो को, स्टेम सेल्स को जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको छोड़ दें अगर अपन, तो ज्यादातर सारे कैसे हैं? परमानेंट ही तो हैं। जो न्यूरॉन से एक बार बन गई, अब तो उसका ग्रोथ ही हो सकती है और डिवीजन थोड़ी होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है, याद आ रहा है हल्का हल्का थोड़ा सा, सेल डिवीजन में सर ने पढ़ाया होगा और शायद सेल में भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल नहीं है, इस वजह से डिवीजन नहीं है। तो जिस सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है वहां डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखें, cells of tissue which have lost the capacity to divide and have attained a permanent function forms permanent tissue। क्या मैं इस स्टेटमेंट को, इस डेफिनेशन को पहले भी समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, कि परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसकी सेल्स के बाद खुद का फंक्शन आ चुका होता है और उनके पास अब कोई कैपेसिटी नहीं है खुद को डिवाइड करने की, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द परमानेंट टिश्यू। बोलो हाँ है ना, ये समझा चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखें थोड़ा सा। तो आगे देखे अपन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अपन ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, परमानेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो किससे बनेंगे? जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन सा आ जाएंगे आपके? एपिकल एंड इंटरकैलरी, लंबाई बढ़ाएंगे। सेकेंडरी जो लेटरल मेरिस्टेम से बनेंगे, जो गर्थ बढ़ाएंगे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम डिराइव्ड फ्रॉम द लेटरल मेरिस्टेम। मैंने पूरी चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दिया, तुम्हें भी डायग्राम ऐसे बनाते चलना है पूरा।
तुम्हारा पूरा काम ये, तुम्हारा मॉड्यूल अवेलेबल है, नोट्स तुम्हारे पास पूरे यहाँ चल रहे हैं, और अगर मैं कुछ भी यहाँ से बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, तुम उसको लिख लेना है बस फटाफट। तुम्हें लगता है कोई भी वर्ड अगर सर ने ऐसा बोला है कि हमें इसको लिख लेना चाहिए, उसको लिख लो, फटाफट लिख लो उसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन बात करें तो कंपोजिशन के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया परमानेंट टिश्यू को, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये होता है विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, और वी कैन से दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर ऐसे कोई टिश्यू है विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और मोर देन टू टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने, टाइप बोल रहा हूँ, टाइप नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है ना, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर अपन बात करें तो विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, फंक्शन भी कॉमन परफॉर्म करेंगे, ठीक है भाई, सेम टाइप की सेल्स बन रही है तो फंक्शन भी क्या होगा? कॉमन ही होगा। बट यहां बात करें तो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बन रहा है, बट फंक्शन यहां पर भी क्या होगा? दे ऑल टुगेदर वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म ए कॉमन टास्क और टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ठीक है। ये भी अपन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना। तो अगर अपन देखें मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दो सेल भी है ना अगर डिफरेंट टाइप की, तो वो भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, है ना। सेम फंक्शन डिफरेंट फंक्शन बट वर्क एज ए यूनिट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। सबका फंक्शन अलग, हर एक पर्टिकुलर डिफरेंट का फंक्शन अलग हो सकता है, बट सब में मिलाकर कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेंगे तब जाके एक फंक्शन निकल कर आएगा प्रॉपर्ली। जैसे कि हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि हमारा एग्जांपल है बहुत शानदार वाला, दैट इज नोन एज द जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर मैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम के, जाइलम की अगर मैं बात करूं तो सब मैं चलो जाइलम समझा देता हूं, हल्का सा है ना। जाइलम है, जाइलम में क्या होता है? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये सब होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, ठीक है ना। वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन, वाटर मिनरल कंडक्शन, पैरेन्काइमा कई बार फूड स्टोरेज का काम करने का काम कर सकता है, जो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंक्शन थोड़ा डिफर कर सकता है, बट दे ऑल कंस्टिट्यूट to work together and perform a common function that is known as the transport or the conduction of water and minerals, ठीक है ना। आगे ना, अलग अलग है, अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना है, बट कॉमन टिश्यू है, और कॉमन टिश्यू जो है वो मिलकर क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। जहां पर अपन बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन आ जाएगा आपका? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज बस ठीक है भाई, पैरेन्काइमा इज फंडामेंटल टिश्यू। ये बात की बात है, तो बात की बातें देखने वाली, अभी अपने को इसका टेंशन नहीं लेना है, इसकी टेंशन हमको ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसके अंदर पक्का? तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हमारा काम क्या है? इसी को पढ़ने का है, ठीक है। तो यहां तक तुम खुद देख सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में कंपोजिशन क्या है। तो अब मुझे एक चीज बताना जरा, यहाँ हमने बोला कि डिफरेंट फंक्शन है बट वर्क एज ए यूनिट। सर सबका डिफरेंट फंक्शन है तो वर्क एज ए यूनिट कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैंने बोला कि बेटा इसमें होता क्या है कि इधर से उधर क्या है, सिग्नल्स जाते हैं, सिग्नल्स की वजह से काम हो जाता है कोऑर्डिनेटेड वे में। सिग्नल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कि हाँ सर अब कुछ याद आ गया। अब अगर मैंने जैसे ये बोला सिग्नल्स जाते हैं, तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि प्लांट के अंदर अगर किसी भी दो से ज्यादा सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो that all coordination is due to presence of certain connections and that connections are known as the plasmodesmata। याद आ रही है कुछ बात? कल ही बताया था साइटोप्लाज्म में कनेक्शन है बिटवीन प्लांट सेल, that are known as the plasmodesmata। याद आ रहा है ना कुछ? हल्का हल्का याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, और जिसको याद नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए आज ये काम कर ही देता हूँ भाई। उसको हम टेंशन नहीं देंगे ज्यादा, हम उसके लिए बस छोटा सा डायग्राम जरूर बना देंगे प्लाज्मोडेस्माटा का, ताकि वो बाद में टेंशन ना लगे था प्लाज्मोडेस्माटा था क्या आखिरकार, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये देखो जल्दी फटाफट, जल्दी से देखो, टेंशन ही नहीं लेना है भाई। कितनी सेल है जल्दी बोलो, तुम बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। कितनी सेल है यहाँ पर? मुझे खुद को नहीं पता अभी कितनी सेल है, मैं बना के देख रहे हैं कितनी सेल बनेगी भाई, ठीक है।
तब भी मेरा काम है, अगर मैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान रहा हूँ तो बाहर वाली को मैं सेल वॉल मान लूँगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। याद आ रहा है? कुछ हल्का हल्का नहीं आ रहा है क्या याद? जल्दी बोलो, सेल वॉल। ठीक है, फिर मैंने बना दिया इनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर, दैट इज नॉन एज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला याद आ रहा है कुछ? बेटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? चाहो तो इधर भी बना देना मिडिल लैमेला, ये लो, क्योंकि ऊपर भी तो सेल होगी, हमें क्या मतलब है? हो सकती है ना ऊपर भी सेल, या नहीं हो सकती? ठीक है, अब तुम बोलना, यहां पर देखो ये जो कनेक्शन है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, 3 सेल हो गई। टेंशन नहीं लेना भाई, तुम कुछ बच्चे भी टेंशन में आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द मिडिल लैमेला। तो ये जो कनेक्शन है बीच में, ये वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज नॉन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। इधर से इधर चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। तो यूं मत बोलना कि सर मतलब अच्छा एक ही बात है, या ऊपर नहीं हो सकता क्या? अरे भाई ऊपर अगर एक और सेल है तो वहां भी कनेक्शन बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नीचे सेल है, नीचे कनेक्शन बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबका बराबर बराबर। आगे बात समझ में अच्छे से जल्दी बोलो। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। इतनी आसानी समझ में आ जाए चीज तो बहुत बढ़िया है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? नो डाउट हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे कि भाई ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये डेड है, कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दैट कैन बी लिविंग और दैट कैन बी डेड, जैसे कि पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर लिविंग एंड स्क्लेरेन्काइमा इज डेड, ये भी अपन पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। तो अब ध्यान रखना, इसी को पढ़ना स्टार्ट करना है। हमने कहा दिस इज द फंडामेंटल टिश्यू पेरेन्काइमा, इसी से जितने भी टिश्यू बनेंगे वो सब इस पेरेन्काइमा से ही बनेंगे। आगे बात समझ में क्या बताया था अपन ने? हमने करेक्ट चीज देखी थी, दैट इज नॉन एज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा नहीं, हमने क्या देखा था? परमानेंट टिश्यू। और हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कहां पर वो मिलते हैं, ऑन द दैट बेसिस, इसको हमने दो पार्ट, ऑन द बेसिस कि वो किस टाइप से सेल से मिलकर बने हैं, उसके बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज नॉन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक हमने कहा था कौन सा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये 2 चीजें अपन देख चुके थे काफी हद तक। फिर हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कहा था पेरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और हमने कहा था कॉम्प्लेक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकेंड इज द फ्लोएम, ये हमने कहा था। ठीक है, नो डाउट आगे भी इसका डिवीजन किया जा सकता है, इनको आगे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन इनके ऑल भी प्रेजेंट हैं। जैसे कि पेरेन्काइमा की अगर अपन बात करें तो प्रोजेनकाइमा, एरेन्काइमा, स्टिलेट पेरेन्काइमा, ठीक है, स्टार शेप्ड है जैसे कि, ठीक है, इडियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। क्लोरेन्काइमा, ये सब इसमें आ जाएगा। कोलेनकाइमा की मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि हम बात करें लैमिलर, एंगुलर एंड लेक्यूनर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, हम देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशंस क्या है, ये भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। स्क्लेरेन्काइमा भी हमने कहा था, इसके अंदर 2 चीजें होंगी, क्या? स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। ठीक है, तो ये सब मॉडिफिकेशन है इनके। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, जो सिंगल वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हो। उन सेल्स के बीच प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट बता दिया था ना कल, दोनों में हो सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा तो हमेशा प्लांट की कोई भी सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सबके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा आपको जरूर मिलेंगे, ये अपन पहले ही बता चुके हैं। चलो है, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? दैट इज नॉन एज द
पेरेन्काइमा। एंड पेरेन्काइमा ध्यान रखना सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल टिश्यू है प्लांट का जिसका फॉर्मेशन हुआ है। और अब जो भी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? बेसिकली पेरेन्काइमा से। तो अगर अपन बात करें तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से बात करें, फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के हिसाब से बात करें, तो सबसे पहला इवॉल्व टिश्यू कौन सा था प्लांट के अंदर? वो था पेरेन्काइमा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो एल्गी है उसके अंदर प्लांट बॉडी कैसी होती है? पेरेन्काइमेटस होती है। व्हाई? क्योंकि हमने बोला उसकी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है? पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई है। और अब जो भी टिश्यू बनेंगे, क्योंकि भाई एल्गी जो था शुरुआत में वो कहाँ रहता था? पानी के अंदर रहता था। अब उसको धीरे धीरे कहाँ पर आना है? जमीन के ऊपर आना है। तो जमीन के ऊपर आए धीरे धीरे कैसे आ गए? अभी प्रेजेंटली एंजियोस्पर्म तक आ गए अपन। तो अगर प्लांट की बात करें तो पहले वो पानी के अंदर था और जमीन पर आ गया है। तो अगर उसको जमीन के ऊपर आना था तो पानी के अंदर तो क्या था? बहाव था, पानी के करंट के साथ वो फ्लो कर जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जब वो बाहर है, वो हवा भी बहुत तेज चल रही है, काफी आंधी चलती है, बारिश होती है, ठीक है ना, धूल मिट्टी सब चीजें हैं एक तरीके से। तो उसकी वजह से उसको क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जमीन के ऊपर क्या कैसे ना एकदम खड़े रहना इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आसानी से वो गिर जाए। तो क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कुछ नए नए टिश्यू बनने चाहिए थे जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। एल्गी बहुत छोटा था, यहाँ पर कैसा था? प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है, ट्री बहुत बड़ा हो गया है। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म यहाँ बात करें तो एक ऊंची हाइट तक क्या लेकर जाना है? वाटर को लेकर जाना है, फूड को लेकर आना है वहां से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और पानी को हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो ये तो वहां पर जाइलम इन्फ्लोएम में था, बट इसके अंदर क्या आता है? तो इतना सा तो है वैसे एल्गी, ठीक है ना। वो भी आसानी से हमको एक सेल देखना मुश्किल होती है, थोड़ी माइक्रोस्कोप यूज में लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे वाटर जो कंडक्शन था वो सेल के थ्रू हो सकता था, पेरेन्काइमेटस सेल थी, वो काम कर दिया करती थी। तो अगर अपन बात करें जैसे जैसे हमको एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाना है, तो जैसे जैसे एक्वेटिक मोड से टेरेस्ट्रियल मोड की तरफ जाएंगे तो ऐसे टिश्यू बनने का जरूरत पड़ेगी कि ऐसे टिश्यू हमको बनाने पड़ेंगे जिससे क्या होगा कि एक बहुत शानदार फायदा होगा कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अंदर के उसके अंदर जो भी टिश्यूज हैं, ठीक है, वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने बोला कि अगर पेरेन्काइमा है, दिस इज अ फंडामेंटल टिश्यू, तो अब इसी से सब डेवलप होंगे। कौन? कोलेन्काइमा डेवलप, स्क्लेरेन्काइमा डेवलप। हम बोला आगे के जाइलम इन्फ्लोएम में वो भी किससे डेवलप होंगे? आपके पेरेन्काइमा से ही क्या होंगे? डेवलप होंगे। क्या ये बात समझ में आई नहीं है? यहाँ तक हमारी बात समझ में आई नहीं है पूरी कि हाँ भाई ठीक है, तो आपने समझा दिया कि पेरेन्काइमा इज अ बेसिक टिश्यू, ठीक है ना, और आगे आगे सब उसकी क्या है? मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले किसको? पेरेन्काइमा को। यही हमारा आज का काम है। पेरेन्काइमा की बात करें तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले अपन यही पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ये हमें बोलना चाहे तो बोल दें, ज्यादा अच्छा है। अगर सेम टाइप ऑफ सेल है तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन भी उनका क्या होगा? कॉमन ही होगा। चलो, पेरेन्काइमा क्या है? यूनिवर्सल टिश्यू है, हर जगह पाया जाएगा, हर प्लांट बॉडी के अंदर ये आपको पाया जाएगा। हो सकता है इसके अंदर फंक्शन अलग अलग हो, किसी के अंदर ये क्या है? तैरने हुई प्लांट बॉडी को पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करे, किसी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस करवा कर जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो यूनिवर्सल है, सब जगह मिलेगा, बट फंक्शन में डिफर, है ना। पर ओरिजिन तो क्या है? सेम है, बट फंक्शन जब डिफर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? जब मॉडिफिकेशन होगा कुछ भी, ठीक है। चलो, यहां पर अगर अपन बात करें, जो ग्रीक वर्ड है डेट इज नोन एज पैरा। पैरा का मतलब होता है क्या? बिसाइड, मतलब कि जो अंदर की तरफ जो भी बनेगा या फिर आसपास की जो भी चीजें होगी वो सब पेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बनेगा। एंड काइमा वर्ड इज रिलेटेड टू टिश्यू, मतलब कि बिसाइड टिश्यू, आसपास वाले जो भी टिश्यू होंगे सारे किसमें आएंगे? पेरेन्काइमा के अंदर आएंगे। इसको यूनिवर्सल टिश्यू बोला गया है। क्यों बोला गया है? भाई सब जगह मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? ये किस नेचर का है? लिविंग है। इसके अंदर जो भी सेल है वो कैसी है? लिविंग है, मतलब कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इसके अंदर आसानी से चल रही है सारी। बात समझ में आ रही? फूड बन रहा है, फूड बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि प्लांट सेल है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। और अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी ग्लूकोज से क्या किया जा सकता है? बाद में रेस्पिरेशन किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से CO2 H2O एंड एनर्जी का रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। ये अपन अच्छे से जानते हैं।
तो सबसे पहले बात करें लिविंग टिश्यू है। दूसरी चीज, अब मैं आपसे पॉइंट से पॉइंट निकालना स्टार्ट करूंगा। मैंने बोला इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। अगर मैंने बोला फूड को स्टोर कर रहा है तो बताओ क्या इसके पास ऐसा ऑर्गेनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो फूड स्टोरेज करता हो? हाँ जरूरी है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैक्यूल के साथ प्रेजेंट होगा नहीं, जल्दी बोलो हाँ है ना, प्रेजेंट होगा। तो हमने बोला अगर फूड स्टोरेज हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखना इसकी जो सेल्स है कैसी है, आइसोडायमेट्रिक है और वॉल कैसी है, थिन एंड वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज। हम जानते हैं प्लांट सेल के अंदर जो वॉल बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और कई बार पेक्टोसेल्यूलोज भी मिलता है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, दैट इज नोन एज पेक्टोसेल्यूलोज। क्या काम करेगा? अब अगर अपन बात करें प्लांट के अंदर कोई भी सॉफ्ट पार्ट है तो उस सॉफ्ट पार्ट के अंदर ये क्या काम करेगा, स्लो कंडक्शन ऑफ फूड कर सकता है। जैसे कि अगर अपन बात करें एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर ये आपको फूड कंडक्शन का काम करेगा। सेल टू सेल जंक्शन बनेंगे जिसकी वजह से स्लोली फूड इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ, फूड जो है क्या बन रहा है आपका, स्टार्च बन रहा है बाय द एक्यूमुलेशन और बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन सब जगह मिलेगा और मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा भी यही है। ठीक है, सेल्स की सेल वॉल जो किसी से मिलकर बनी हुई है, मेड अप ऑफ पेक्टो सेल्यूलोज और मोस्टली पार्ट कौन सा होता है उसके अंदर, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। अब समझना इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है इसके बीच में, मतलब कि क्या है, जो एपोप्लास्ट पासवे के लिए जो जगह है वो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। सेल्स के बीच में स्पेसिस आपको आसानी से नजर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर अपन पेरेन्काइमा को देखें आगे, तो ये तो मॉडिफिकेशन आ गया, पेरेन्काइमा को थोड़ा सा और देखें हल्का सा, एक बार हटा दें इसको क्योंकि अब दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, अगर पेरेन्काइमा की बात करें तो मैं एक सेल बना देता हूं इस तरीके से, पेरेन्काइमेटस सेल है। ठीक है, हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल व्यू नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं। बीच में क्या है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। तो अपन जो 6-7 क्लास में तो पढ़ते हुए आ रहे थे कि सेंटर में 70% वॉल्यूम को कवर करने वाला एक सेल ऑर्गेनेल दैट इज नोन एज वैक्यूल इन व्हिच द आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज टोनोप्लास्ट। कुछ और याद या रहे ना रहे, टोनोप्लास्ट हर बच्चे को याद रह जाता है, नाम ही कुछ ऐसा है, क्या करें। ठीक है, तो अब क्या है बेसिकली इसके अंदर सेल वॉल, ये रही सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन चाहो तो मिडिल लेवल बना लेना, फूड वैक्यूल, साथ में और क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, बाकी सेल ऑर्गेनेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे भाई। ठीक है ना, तो मतलब हमने बोला है कि इसके अंदर मेन फंक्शन है इसका फूड स्टोरेज। इसी वजह से इसका जो सेंट्रल वैक्यूल है वो कैसा है, बड़ा है। इसका वॉल्यूम क्या है, अबाउट 70 to 90% तक भी जा सकता है। पूरे प्लांट सेल का 70 to 90% ये वैक्यूल कवर कर सकता है, फूड स्टोर करेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए। आइसोडायमेट्रिक में आप चाहो तो इसको कैसे बना सकते हो, आइसोडायमेट्रिक, डायमीटर कैसा है, बराबर है पूरा, हर तरफ से कहीं से भी लो। अब देखना स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन, मतलब कि इसके अंदर चेंजेस आए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो इसके अंदर चेंजेस आते गए। तो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनके अंदर कुछ चेंजेस आए। तो वो चेंजेस क्या है वो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, नो डाउट। ठीक है, थिक वॉल्ड है तो मुझे क्या ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हाँ ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एंड अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों करेगा, क्योंकि वो कैसा है, रिजिड है। अगर वॉल थिक हो जाएगी तो वॉल थिक होने की वजह से क्या ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर सकता है, और जिसकी वजह से बताओ, ये देखो ये रिजिडिटी, ये मोटी हो जाएगी, ये सेल, ये वॉल्स अगर मोटी हो गई तो क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा ये पूरे पर्टिकुलर टिश्यू मिलकर, क्योंकि और भी सेल्स होंगी सब पास पास जुड़ी हुई होंगी, तो क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नो डाउट प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, बट अगर इसका मॉडिफिकेशन अभी अपन देखेंगे पहली सेट इन स्पॉन्जी, तो पहली सेट में कम इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है एंड स्पॉन्जी में थोड़ा ज्यादा होती है। बस पढ़ेंगे अभी उसको, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, प्रोजेनकाइमा क्या काम करेगा, उसका सिंपल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
एरेनकाइमा हमें कहाँ मिलेगा? ये आपको एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स को क्या होता है, बॉयंसी चाहिए। बॉयंसी का मतलब समझते हो, पानी के अंदर तैरना जरूरी है उनका, ठीक है। तो बहुत से प्लांट्स क्या ऊपर रहते हैं तैरते हुए सरफेस पर। तो डेट बॉयंसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एयर कैविटीज प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमेटस सेल्स or in the parenchymatous tissue, and that are air cavities. These air cavities are responsible for providing buoyancy. buoyancy provide करने के लिए responsible है भाई ये। आधी बात समझ में अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्टिलेट पेरेन्काइमा। स्टिलेट पेरेन्काइमा क्या है? स्टार शेप्ड है। ये किसके अंदर मिलेगी? बनाना और कन्ना के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी ये। और ये क्या काम करती है? एक तरीके से ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और ये थोड़ी सी थिन वॉल्ड होती है। जहां तक इसकी बात करें तो ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। अब यहाँ समझना थोड़ा एयर कैविटीज के बारे में हल्का सा, जहाँ मुझे बताना जरूरी है कि अगर एयर कैविटीज प्रेजेंट है, तो सपोज दिस इज द सेल और ये रही उसके अंदर क्या? एयर कैविटीज। इस तरीके से एयर भरी हुई इसके अंदर। तो प्लीज 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 प्रोकैरियोट्स के अंदर जो गैस वैक्यूल्स हैं उसके साथ इसको कंपैरिजन में मत लेकर आना। वो अलग चीज है और ये थोड़ी सी अलग चीज, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज क्लोरेनकाइमा। नाम से पता लग रहा है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है? डेट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और जब फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ऐसी सेल्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दो सेल्स विच कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, these cells are known as mesophil cell। मतलब कि वो सेल जो प्रकाश संश्लेषण कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? मीजोफिल बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हिंदी मीडियम की वजह से, कई बार मेरा हिंदी मीडियम होने की वजह से नहीं, हिंदी मीडियम बैच होने की वजह से कई बार वर्ड कुछ वो निकल जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में हम उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब समझना इस चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने वाला हूँ क्लोरेनकाइमा को, क्योंकि क्लोरेनकाइमा थोड़ी सी काम की चीज है भाई, ठीक है। चलो, हमने बोला कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम बात करें C6H12O6, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई क्या? अरे नहीं भी भाई। CO2 plus H2O in presence of H nu मतलब एनर्जी, E is equal to H nu, है ना। H प्लैंक कांस्टेंट, nu is the frequency। सनलाइट बोल सकते हो, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के ऊपर आई गया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हम बोल सकते हैं क्या फॉर्मेशन होगा? C6H12O6 प्लस वाटर बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। बोलो हाँ है ना, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं? इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम रेस्पायर कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस पूरा, और यहां से लेकर ये नीचे हो गया रेस्पिरेशन। तो मतलब तो पहले तो चाहे चलाना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस। मैं पूरा बता रहा हूं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से इस चीज को हमने समझाया है। फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज द रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी बना लेना, ठीक है। बस हमारे अंदर भी होता है ना, मतलब हमारे अंदर नहीं होता ये, पर तुम बोला कि सर ये भी तो होता है हमारे अंदर। अरे हमारे अंदर ये नहीं होता है, ये तो हम बाहर से खा लेते हैं, ये तो हम खा लेते हैं, हम ये जरूर करते हैं। बट यूं मत बोल देना कि सर हमारे अंदर ये क्यों नहीं होता है। अरे हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है भाई, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब समझाने वाली बात देखो भाई, आ गई बात समझाने वाली। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? जल्दी बताओ, लीफ पर होगा नहीं होगा? तो अगर मैं बोलता हूं, ये देखो, ये एक स्टेम है और इसके ऊपर लगी हुई है ये लीफ, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब ये लीफ लगी हुई है इसके ऊपर, तो इस पर दो सरफेस प्रेजेंट है भाई, है ना। एक तो ऊपर वाला सरफेस, ये वाला, और एक सरफेस कौन सा है? नीचे वाला, ऐसे। ये स्टेम, ये रही स्टेम, स्टेम पूरा हाथ स्टेम है ना, यहाँ तक पेन तक,
और ये क्या है, लीफ है। तो एक तो ये ऊपर वाला सरफेस हो गया और एक ये नीचे वाला सरफेस हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। इसी को ऐसे मान के चलोगे तुम्हें ना। दिस सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ यहाँ पर है ना, इसी वजह से, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है, इस वजह से समझाना चाह रहा हूँ मैं। दिस अपर सरफेस दैट इज नोन एज एडेक्सियल सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, एडेक्सियल सरफेस। दिस लोअर सरफेस इज नोन एज एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, चलो शायद तुमने एक चीज और पढ़ रही, शायद मान के चल रहे हैं, तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, अपर पार्ट है, नीचे वाला लोअर पार्ट है। अपर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, डोर्सल, और लोअर को हम क्या बोलते हैं, शायद मेरे हिसाब से वेंट्रल। बोला है ना, चलो। बट ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, जो तुम्हें दिख रहा है कि अपर पार्ट है, मुझे भी अपर ही दिख रहा है, तुम्हें भी अपर दिख रहा है, ये देख लो, आज ये घड़ी टूट जाएगी भाई, ये देखो, ये अपर पार्ट है, ऊपर वाला अपर पार्ट। इस अपर पार्ट को हम यहां बोलते हैं क्या, वेंट्रल। जो तुम्हें अपर दिख रहा है बेसिकली वो अपर नहीं है, वो क्या है, लोअर है, दैट इज नॉन एज द वेंट्रल पार्ट। और जो लीफ का नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपका वेंट्रल नहीं है, वो आपका कौन सा पार्ट है, डोर्सल पार्ट। और डोर्सल को हम बोलते हैं अपर पार्ट। चलो ठीक है, मान लिया, मैं सही से यहां लिख देता हूं जो सही मीनिंग है, डोर्सल इक्वल टू अपर एंड वेंट्रल इक्वल टू लोअर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। क्या ये बात समझ में आ रही है हमको, है ना। अभी समझना, अब कुछ बच्चे क्या सर खुजाने लगे होंगे, अरे सर ये क्या मतलब, डोर्सल अपर, बट आपने कहा अपर, अपर पार्ट, अपर का वेंट्रल बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सर, ऊपर से निकल गया, मैंने बोला कोई बात नहीं, निकल गया तो कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा चीज, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझाने वापस चीजों को दोबारा ठीक से। चलो ये देखो, ये पेन क्या है, स्टेम है, स्टेम, पूरी स्टेम। ये क्या है, लीफ, लीफ मतलब अभी इसका डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है। स्टेम से ऐसे जुड़ी हुई होती है शुरुआत में, लीफ पास पास होती है ऐसी, है ना। चलो स्टेम दिख रही है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला देखो अपर है, और ये वाला पार्ट कौन सा है अंदर वाला, ये वाला लोअर है। अब देखना, तुम खुद बोल रहे हो ये वाला लोअर, ये वाला अपर, तुमने बोला देखो अपर दिख रहा है, अपर दिख रहा है। या मैं बोलूं दिस पार्ट इज नोन एज डोर्सल एंड दिस पार्ट इज नोन एज वेंट्रल, ये वेंट्रल है। अब देखना, डोर्सल ये है, ध्यान रखना, डोर्सल देखो जरा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ लीफ खुलेगी, लीफ खुली, डोर्सल पार्ट कहां चला गया, नीचे, वेंट्रल कहां गया, ऊपर। डोर्सल कहां चला गया, नीचे, वेंट्रल कहां चला गया, ऊपर। बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, लीफ का जो अपर पार्ट होता है वो बेसिकली कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हमें आंखें से लोअर दिख रहा है वो लोअर ना होकर कौन सा पार्ट है, वो अपर पार्ट है। जल्दी बोलो इस बात को हाँ मिला दो मेरे, तुम भी हाँ सर समझ में आ गई बात, लेना ही हो। डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल नीचे, वेंट्रल ऊपर, वेंट्रल को हम क्या बोलते हैं, लोअर, डोर्सल को हम क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। तो समझने वाली बात है, ये वेंट्रल पार्ट है जो हमें ऊपर का दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज नॉट अपर पार्ट, दैट इज द लोअर पार्ट। और जो नीचे वाला दिख रहा है दैट इज नॉट द डोर्सल पार्ट, सॉरी दैट इज नॉट द अपर पार्ट, दैट इज नॉट द लोअर पार्ट, दैट इज द अपर पार्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। तो जो आपको लोअर दिख रहा है वो अपर है, और जो अपर दिख रहा है वो लोअर है ना। ठीक है, वही वाली बात है, चाचा है या भतीजा है, कौन सी मूवी हो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना बस ना, कंसेप्ट से समझो कि बात समझ आ जाएगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्लोरीन का आइमा कहाँ मिलेगा, किस तरीके फॉर्म में मिलेगा, है ना।
तो आपने बोला कि सर लीफ तो ग्रीन ही होती है, ग्रीन में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कंफर्म बात है लीफ के अंदर जो जो भी सेल्स हैं विच हैव द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस वी कैन से दे आर द मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल सही बात। लिया, काट दिया लीफ को इस तरीके से, यहां से इस क्रॉस सेक्शन को उठाया, लीफ को ऐसे देख रहा हूं मैं, ऐसे अब ऐसे यहां से, तो यू कट करके एक पीस निकाल लिया, अलग कर लिया, ठीक है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, है ना। तो मैंने कैसे काटा है, यहां से देख रहे हैं, ऊपर की साइड होती है यहां पर कुछ मेसोफिल सेल्स विच आर द, जो पास पास में होती है सारी सेल्स, ज्यादा डिफरेंस डिस्टेंस नहीं है इसके अंदर भाई, इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा कम है, दैट इज नॉन एज द पैलिसेड टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, पैलिसेड। और नीचे वाली जो है जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दिस इज नॉन एज द स्पॉन्जी टिश्यू। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोड़ो उसकी बात से हमें मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब था क्लोरेन काइमेटस सेल से। तो जिस वो भी सेल जिन जो कोई भी सेल जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको अपन मेसोफिल सेल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, बहुत ही अच्छे भाई, शानदार काम, बहुत बढ़िया। कि यहां तक बात कंप्लीट बता दिया भाई, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है। कुछ होती है इडियोब्लास्ट सेल्स विच आर नॉन ग्रीन, ये तो ग्रीन थी, जिसके अंदर टेनिन, रेजिन्स, ऑयल क्रिस्टल्स, ये सब क्या होती हैं, एक्युमुलेटेड होते हैं, दीज ऑल आर द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। तो कई बार कुछ सेल्स भी क्या होती है, पैरेन्काइमेटिक सेल्स में मॉडिफाई हो सकती है, इसको हम बोलते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स अपन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, हम सारे मॉडिफिकेशन अपन ने देख लिए हैं, मॉडिफिकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो तो इसको कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। जल्दी बोलो हाँ है ना। अब देखते हैं अपन, ठीक है। अब एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड सेल है, वो भी पैरेन्काइमेटस है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या क्यूटिकल होना जरूरी है, क्योंकि क्यूटिकल जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अगर मान लो जो क्यूटिकल है अगर वो थिक है, थिक, तो क्या आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, या फिर कोई भी चीज का एक्सचेंज, मिनरल्स का एक्सचेंज हो पाएगा एनवायरमेंट से आसानी से? नहीं हो पाएगा, क्योंकि थिक क्यूटिकल है। तो आपका जो शूट वाला पार्ट होता है, जो सर्फ ग्राउंड से अबव वाला पार्ट है, वहां पर आपकी जो एपिडर्मिस मिलेगी प्लांट पार्ट्स के ऊपर, वो कैसी मिलेगी, थिक मिलेगी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्यूटिकल। उससे क्यूटिकल मोटा मिलेगा बहुत ज्यादा। बट जो रूट वाला पार्ट है, क्योंकि रूट वाले पार्ट पर क्या बनना चाहिए आपको, एपिडर्मिस कैसी चाहिए, थिन चाहिए। क्यों थिन चाहिए, उसके ऊपर क्यूटिकल क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको सॉइल से वाटर और मिनरल का एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करने के लिए अगर बीच में कोई भी पर्टिकुलर, अगर हम बात करें कोई मेम्ब्रेन अगर बहुत ज्यादा मोटी है, तो वहां पर आसानी से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। बट जो शूट वाला पार्ट है वहां पर आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। एपिडर्मिस जो अपर वाला पार्ट है, क्यूटिकल प्रेजेंट, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल मोटी हो गई तो आसानी से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि क्यूटिकल कैसी है, ठीक है। तो अच्छी बात है। एपिब्लेमा जो फाइनली जो आपकी बेसिकली रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसी को एपिब्लेमा बोला जाता है, जो रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर क्यूटिकल क्या मिलेगी आपको, एब्सेंट मिलेगी, या फिर हम बोलते हैं जीरो, एक तो नेग्लिजिबल मिलेगी। एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स क्यों मिलेगी, क्यों एब्सेंट मिलेगी, क्योंकि वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना है इसको, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो कि एपिडर्मिस हमने नोट वाला जो पॉइंट है कि यहाँ पर रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन। तो तुम बताओ क्या डेजर्ट प्लांट के अंदर मुझे थिक क्यूटिकल मिलेगी? तुम बोलोगे कि सर पहले बताओ कहाँ पर, मैंने बोला बेटा शूट वाले पार्ट। हाँ सर, अरे बहुत शानदार देखिए थिक क्यूटिकल मिलेगी वहां तो, क्योंकि वहां तो पूरा खेल ट्रांसपिरेशन का है भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? डेजर्ट ज़ीरोफाइट्स के अंदर बहुत बढ़िया, क्योंकि उनको तो वाटर को बचा के रखना है अपने अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वहां पर आपको थिक क्यूटिकल मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया।
ये अपन ने पेरेन्काइमा पूरा पढ़ लिया, जल्दी बोलो। पेरेन्काइमा में कोई दिक्कत आई नहीं आई? एबैक्सियल एडैक्सियल सरफेस में कोई दिक्कत आई हो तो जल्दी बोलो फटाफट। लोअर एंड अपर को डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत आई हो तो? नहीं आई ना दिक्कत? जल्दी से इसको फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है? जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन। जल्दी कॉपी करो, ठीक है? तो आगे देखें, यहाँ तक अपन देख चुके हैं आसानी से इस चीज को, है ना? इसमें हमें एपिडर्मिस एपिब्लेमा तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे हमारा काम है देखने का, दैट इज नोन एज कोलेनकाइमा। हमको कोलेनकाइमा पढ़ना है। तो कोलेनकाइमा की पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने क्या कहा था, पेरेन्काइमा कैसा है, लिविंग है। कोलेनकाइमा भी कैसा होगा, लिविंग होगा। बट जो फाइनली स्क्लेरेनकाइमा आएगा वो क्या आएगा, डेड सेल से मिलकर बना हुआ होगा। तो जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर कोई भी चीज डेड सेल से मिलकर बनी है तो क्या उसके अंदर किसी भी चीज का आसानी से कंडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब वो चीज डेड क्यों हुई है? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें भर चुकी है आके, थोड़ी बहुत इसके अंदर जो स्पेस थी एक्यूमुलेट हो चुकी है, इस वजह से वो डेड हो गई है। और अगर वो चीज डेड हो गई है तो मुझे एक चीज बताओ फटाफट, क्या वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी? हाँ भाई करेगी, सही बात है। अगर जरा सोचना, सपोज ये पानी की बोतल है, अगर ये खाली है तो इसको आसानी से दबाया जा सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम। बट अगर ये भी भरी हुई है तो कंप्लीटली इसको प्रॉपरली ढंग से नहीं दबा सकते पूरा। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि अगर दबाएंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा पूरा ये। तो अगर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज आके भर जाती है ना, सपोज समझना इस चीज को, या फिर थिकनिंग हो जाए उस जगह पर, या फिर किसी चीज की जमावट हो जाए इसके ऊपर आगे आगे इससे सरफेस पर, तो वो अपने आप ही क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट, है ना? ये बात समझ में आ गई ना? तो अब हमको देखना स्टार्ट करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलेनकाइमेटस टिश्यू। द फर्स्ट इज दैट आर लिविंग। वो लिविंग है तो मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वो सारा काम लिविंग वाला करेगी जैसा पेरेन्काइमा कर रहा था। दूसरा काम क्या है, इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू। मतलब कि मैकेनिकल टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके आसपास जो कॉर्नर्स प्रेजेंट होंगे वहां पर पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस की थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग मतलब डिपोजिशन हो जाएगा केमिकल्स का। तो डिपोजिशन होने की वजह से वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी, हल्की सी, एज कंपेयर टू पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस टिश्यू कंपेरिजन में कोलेनकाइमेटस जब आएंगे तो थोड़े से वो जितनी फ्लेक्सिबल पेरेन्काइमेटस थी उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, बट फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रहेगी। ठीक है, localized deposition of पेक्टोसेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। लोकलाइज्ड डिपोजिशन मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, अभी बताने वाला हूँ कौन कौन सी जगह हो सकती है। टेंजेंशियल वॉल हो सकती है, वो आपके कॉर्नर्स हो सकते हैं, और वो आपके एंगल्स हो सकते हैं। सब वही बताएंगे अपन कि किस जगह पर डिपोजिशन होने की वजह से जो टिश्यू बनेगा वो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर सकता है। तुमने देखा होगा सुबह सुबह में पत्तियां, मतलब तुमने वो देखी पेड़ की पत्तियां या घास की पत्तियां, किसी पत्ती उठाओ, उसको यूं मोड़ना, इस तरीके से ऐसे मोड़ोगे। जब उसको यूं मोड़ दोगे आसानी से, जब सीधी पत्ती थी उसको यूं करके मोड़ दो, टूट जाती है? मोड़ने से नहीं टूटती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो सूख चुकी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सूखने पर तो टूटे, वो अलग चीज है, वो तो बॉडी, वो तो आपके प्लांट से डिटैच हो चुकी है, वो डेथ हो चुकी है, इस वजह से टूट जाएगी। बट यहाँ पर ये लिविंग है तो अगर उसको मोड़ते हैं तो आसानी से वो टूटती नहीं है। दैट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा, एंड दैट कोलेनकाइमा इज मोस्टली फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट जो है, जो हाइपोडर्मिस है, ठीक है, या फिर हम बोले कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज द हाइपोडर्मिस। तो उस जगह पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, चलो, वैक्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट मिलेंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। समझना क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज होने की वजह से आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, डिपोजिशन होना भी हमने कहा था लोकलाइज्ड डिपोजिशन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिपोजिशन इंटरसेलुलर स्पेसेस विल बी एब्सेंट। अब मैंने क्या बोला कि डिपोजिशन तो हुआ है पेक्टोसेल्यूलोज का, हम और ये भी जानते हैं कि जो सेल्यूलोज है, पेक्टिन की वजह से थोड़ी सी स्टिफनेस आती है, बट सेल्यूलोज थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और अभी अपने प्रिवेंट द टीयरिंग ऑफ लीफ, कि मतलब जो अगर लीफ को सुबह सुबह अगर अपन देखें, या फिर कई बार अपन दिन में अगर मतलब अभी मेथी या पालक जो है अभी अभी टूट कर आया है, तो उसको आप यूं मार के देखोगे ना तो आसानी से टूटेगी नहीं। बड़े पालक को, मेथी को कुछ टाइम के अगर सूख जाएगी, उस पर एक हाथ यूं मार देना हल्का सा, वो थोड़ी सी टूट जाएगी हल्की सी। ठीक है ना, बात समझ में? क्योंकि इसमें डेड सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। कहाँ मिलती है? फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। ध्यान रखना कहाँ कहाँ क्या मिलता है, मैं बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि जब हम
पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकोट स्टेम का, डाइकोट रूट का, मोनोकोट स्टेम का, मोनोकोट रूट का, तो उस टाइम पे मुझे बताना पड़ेगा कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस की बात करें तो वहां पर अपन को क्या मिलता है, कोलेनकाइमा मिलेगा। एंड वी नो दैट, हमने कल ही ये चीज पढ़ी थी कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज द हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाहर सबसे पहले कौन है यहाँ पर, एपिडर्मिस। ठीक है, तो हमने कहा था कॉर्टेक्स में आपके डर्नल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, ये सब की आ जाएगी, फिर नीचे आके आपका स्टील वाला पार्ट आ जाएगा। ये अपन ने कहा था कुछ ऐसा हल्का हल्का, जिसके अंदर आपका पेरिसाइकिल आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, पिथ आ जाएगी, पिथ रेज आ जाएगी, और द मेडुलरी रेज आ जाएगी, अपन बोल सकते हैं सब चीजें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, इससे दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन प्लांट्स आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज प्लांट बिकम्स वुडी। अब हमने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होना जरूरी है, बट अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे, वुड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर वुड का फॉर्मेशन हो गया तो स्टिफनेस आ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी बहुत ज्यादा, तो कोलेनकाइमा वहां आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं ना, हम एक साइड पीछे छूट गई उसको देख लेते हैं। कोलेनकाइमा ग्रीक वर्ड था, दैट इज वाज नोन एज कोला, उसी से क्या आया था आपका, ग्लू वर्ड निकल कर आया था। तो हमने बोला कि बहुत सी सेल्स को जोड़ने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू कर रहा है। कोलन मतलब ग्लू, काइमा मतलब होता है टिश्यू। हमने लिख सकते हैं कि हियर द मीनिंग ऑफ काइमा इज टिश्यू। काइमा एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब क्या है, टिश्यू है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये सर्कुलर भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, और ये डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, थिकनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब थिकनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, ज्यादा देखना हल्का सा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं अपन, हम हल्का सा बना देते हैं अपन, ये देखो, इसको हटा दे, जल्दी बोलो, क्या एक नया पेज ले लेते हैं, तुम्हारे काम आसान हो जाएगा ना, बार बार चीज नहीं हटाएंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। चलो देखो, इसके अंदर हमने बोला कि इस तरीके से है सेल्स, क्रॉस सेक्शन व्यू काट दिया, इस क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, चलो बीच में क्या बना ले, कौन था जोड़ने वाला, मिडिल लेमिला बना दो, सब में बना दो मिडिल लेमिला, कोई मतलब ही नहीं, मिडिल लेमिला जरूरी है बनाना। ठीक है, चलो बहुत अच्छे भाई। अब देखना स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे पहले कहाँ गया, इसको लेकर आ जाते हैं अपन और नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, यहां देखो। ठीक है ना, सेल्स कैसी बोली अपन ने, सर्कुलर है या फिर इलोंगेटेड। अगर सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर कब होगी, जब ऊपर से देखेंगे ऐसे, जैसे कि ये इस टाइम में कट किया तो आपको देखोगे तो गोल गोल नजर आएगी सर्कुलर। इलोंगेटेड कब नजर आएगी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लोगे तो इलोंगेटेड नजर आएगा। पाइप है, पाइप को बीच में से काट दो ऐसे तो इलोंगेटेड नजर आता है, यूं काटोगे तो ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर नजर आता है। ठीक है ना। अब कोलेनकाइमा के क्या है, 3 मॉडिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग। थिकनिंग किस पर्टिकुलर पार्ट पर है उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला लेमिनेट, एंगुलर, लेकुनेट, है ना। समझना हल्का सा, लेमिनेट कहां मिलेगी आपको, जहां पर टेंजेंशियल वॉल पर थिकनिंग हो। एंगुलर कहां मिलेगी, एंगल्स पर हो। लेकुनेट कहां मिलेगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस में हो। क्या बात है, समझ में आ गई बात। तो बोलोगे कि नहीं सर समझ में नहीं आई ये वाली बात, तो क्या आपने तो हल्का बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। चलो समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेमिलर, एंगुलर, लेकुनेट। लेमिलर हमने क्या, टेंजेंशियल वॉल पर होगी। जरा बताना, हम अगर बात करें, ये सेल है, ये ओवल है ना, ओवल, तो इसके साथ से मिडिल लेमिना भी कैसी आएगी, ओवल ही आएगी। वो तो मैंने ऐसा बना दिया, बाकी ओवल ही रहनी चाहिए, है ना। तो उस टाइम पर जो टेंजेंट बनाओगे आप, टेंजेंट इस तरीके का ऐसा बनेंगे, तो यहां पर जो डिपोजिशन होगा, दिस इज नॉन एज द टेंजेंशियल वॉल्स। ठीक है,
अगर एंगल्स पे डिपोजिशन होता है तो ये रहा इसके दो सेल के बीच, तीनों सेल के बीच ये रहा एंगल्स, ये इस एंगल्स पे ये रहा, यहां डिपोजिशन हो सकता है एंगल्स पे। या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल के बीच में स्पेस है तो स्पेस के बीच में डिपोजिशन हो जाए, ठीक है ना। एंगल्स में ये भी आ सकता, ये भी आ जाएगा एंगल, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कौन कौन से, एक तो टेंजेंशियल वॉल पर, दूसरा एंगल्स पर, और तीसरा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कोई दिक्कत जल्दी बोलो, ठीक है। याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ और बोलो। पर मैं चाहूंगा तो इसको याद रखवा दूं तुमको एक बार, है ना। तो याद रखवाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास भाई। एक लेमुलर से एल, एंगुलर से ए, लेकुनेट से एल, कौन है लाल, एल ए एल, लाल होता है ना, कई बच्चे अपने माँ के लाल होते हैं, मुझे होते हैं लाल, ठीक है। पर ध्यान रखना लाल में पहले कौन है, लेमिलेट, एंगुलर है, लेकुनेट है। इसके बाद टेंजेंशियल वॉल पर है, टेंजेंशियल वॉल पर, एंगल्स पर है थिकनिंग, और इंटरसेलुलर स्पेसिस पर है थिकनिंग। क्या याद कर सकते हैं, लाल, और वो भी क्या है, टाई जो हम पहनते हैं, तो लाल टाई, ठीक है, लाल टाई याद रखो, लाल टाई, लाल टाई याद रख सकते हो। दिक्कत इसके अंदर एग्जाम आने के चांसेस कम है, पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए, तभी हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। हम बोले डिपोजिशन तो हो रहा है, थिकनिंग तो हो रही है, बट थिकनिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, किस किस चीज़ की वजह से हो रही है, किस किस पर्टिकुलर पोजीशन पर हो रही है, यह हमको जरूर पता होना चाहिए। तो हमने बोल दिया टेंजेंशियल वॉल पर हो सकती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस पे हो सकती है, एंगल्स पे हो सकती है। नाम याद नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं, टाई को जरूर याद कर लेना, टाई क्या चीज़ है। टाई याद है, टाई याद कर लेना, टाई कौन होती है ना, उसके बाद समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत इसके अंदर, जल्दी बोलो फटाफट, नहीं है ना, आगे देखें थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां तक तो अपन देख चुके हैं भाई, बहुत अच्छे से, है ना। आगे देखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, ये बता दिया, बता दिया भाई। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा। अगर स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ना स्टार्ट करें अगर अपन, तो मुझे एक चीज बताओ, स्क्लेरेन का मतलब क्या होता है, हार्ड, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हार्ड। काइमा का मतलब क्या होता है, टिश्यू। तो ऐसा टिश्यू जो हार्ड होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस काइमा बोल देंगे। और स्क्लेरेनकाइमा अगर हार्ड है तो ध्यान रखना, डेट इज डेड, ये डेड हो चुका है, इसकी अब क्या डेथ हो चुकी है, और डेथ होने की वजह से ही क्या हो सकता है, इसके अंदर डिपोजिशन हुआ होगा, और इसी वजह से ये क्या स्टिफ हो चुका है, रिजिड हो चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है। नारियल की छाल सबने देखी है, खाट हमारे घर में सबके तो नहीं होगी, ठीक है ना, खाट सबके घर में नहीं होगी, कुछ घर में मिल जाती है, बूढ़े दादा दादी जिस पर सोते हैं खाट के ऊपर, तो खाट के ऊपर जो वो जूट को घुमाया जाता है ना पूरी तरीके से, उस तरीके से एकदम पैक करके उसके ऊपर सिलाई की जाती है, उसी पूरी अच्छे से, सिलाई बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं शायद इसको, सॉरी, है ना, जो बुनाई की जाती है अच्छे से, उसके ऊपर लपेटा जाता है, जिसका मोड़ अच्छे से बोले तो वो चीज़ क्या है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस, वो आपके स्क्लेरेनकाइमा से ही मिलके हुए फाइबर्स हैं सारे। वो स्टिफनेस, नारियल की छाल, नारियल होता है नारियल, तो उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो भी इसकी मिलकर बनी है, तभी इसी वजह से इतनी ज़्यादा हार्ड होती है वो, ठीक है। चलो, हाईली थिक वॉल्ड सेल्स, जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा हाईली थिक वॉल्ड होंगी, इसी वजह से हमने बोला ये रिजिड होंगी, क्योंकि ये थिक वॉल्ड है। इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि लिविंग नहीं है। जब लिविंग ही नहीं है, जब वो डेड है, तो क्या उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तुमको, जरा सोचने वाली बात है। जब हमने बोला वो तो डेड है भाई, ये डेड नहीं, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आपको नहीं मिलेगा। थिकनिंग ऑफ लिग्निन, है ना, और हम बात करें कई बार इसमें सेल्यूलोज की भी थिकनिंग हो जाती है, या फिर दोनों की थिकनिंग बात करें तो सेल्यूलोज एंड लिग्निन दोनों की थिकनिंग प्रेजेंट है। पिट्स, प्रेजेंट पिट्स मैं बताने वाला हूँ, पिट्स क्या होता है, रुक जाओ अभी। Cells are long, narrow, thick-walled and dead. Function provide mechanical support. देखो हमने फिर कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो, पर देखो फिर से एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई बच्चों, जल्दी बता दो, तुम खुद बता दो। प्रोवाइड की स्पेलिंग में ध्यान रखना भाई, ये प्रोवाइड मिसप्रिंट एक और आज का, कोशिश करेंगे हम ये मिसप्रिंट बाद में नहीं हो, ठीक है।
अब बात करते हैं आगे अपन। इट्स प्रेजेंट थिकनिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन और बोथ सेल्स कैन बी लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड एंड डेड। अब मुझे ये बात समझानी है भाई कि पिट्स क्या होते हैं और सेल्स कैसी होती है इसकी, है ना। चलो चले पीछे वापस समझाने के लिए इस चीज को, जल्दी बोलो। एक नया स्लाइड ले लें, ज्यादा अच्छा है। चलो देखते हैं हम स्क्लेन काइमेटस फाइबर्स की हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, सिंपल हम पिट समझना चाह रहे हैं। पहले पिट्स क्या होता है, अगर हम पिट्स के बारे में समझ जाएंगे तो हमें बाद में समझ टेंशन नहीं होगी सिंपल पिट्स क्या है, बॉर्डर पिट्स क्या है। हम एक नॉर्मल सिंपल पिट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फाइबर्स बना दिए अपन ने स्क्लेन काइमा के। लॉन्ग है, नैरो है, एंड्स बंद हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक चीज की डिपोजिशन है, दैट इज नोन एज लिग्निन। किस चीज का डिपोजिशन है इसके ऊपर? लिग्निन का डिपोजिशन है भाई। ठीक है, ये लिग्निन का डिपोजिशन है, ये रहा लिग्निन का डिपोजिशन, ठीक है। चाहो तो अंदर थोड़ा सा इसको भी सही कर लो। वॉल होंगी तो सेलुलोज से मिलके ही बनेंगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, हमने बोला कि इधर भी ये लो, चलो सही कर देते हैं इसको भी। और ये ले लो इधर वाला, ठीक है। चलो अब हमने बोला कि देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज नोन एज लिग्निन, ठीक है। अब देखना, तुमने बोला कि सर ठीक है, आपने लिग्निन के बारे में तो पूरा बता दिया, मान ली बात हमने आपकी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब बताओ आगे का पिट क्या होते हैं। तो मैंने बोला पिट्स आर द अनलिग्निफाइड एरियाज ऑन द लिग्निफाइड वॉल्स। मैं लिख देता हूं इस चीज को, है ना। पिट्स क्या होते हैं? पिट्स, these are the unlignified areas on the lignified walls. Pits are the unlignified areas on the lignified walls. तो जरा ये देखो, ये रे लिग्निफाइड वॉल, लिग्निन प्रेजेंट है, पूरी वॉल लिग्निफाइड थी, बट जहां पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोल दिया अपन ने? पिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। जहां पर आपके लिग्निन प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने बोल दिया पिट। क्यों पिट क्यों बोला? देखो यहां से चलना स्टार्ट करो, चलो चलो सीधे चलते जाओ, एकदम गड्ढा आया, अंदर गिरे, इसी को पिट बोलते हैं, पिट इसी को बोलते हैं। बाहर निकला, आगे बढ़ गए, ठीक है। पिट का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना इधर से उधर चीजों को, क्योंकि लिग्निन तो इम्परमिएबल है, वो किसी चीज का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा इधर से उधर, तो ये पिट वो काम करेगा, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो। नहीं ना दिक्कत? जल्दी से इसको देखो, आगे देखें मतलब। अब जरा यहाँ देखना पहले एक बार, मैंने क्या किया है, इधर से थिकनेस, इधर से जो जगह ली, इधर से जगह ली, बराबर ली है ना। या तो बराबर लो, ऐसे ले लो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। जरा देखो इस तरीके से मैं बनाना चाहूंगा इसमें। तो लिग्निन प्रेजेंट है भाई, लिग्निन बना लो, ये लिग्निन, ये लो,
ठीक है, जरा देखना, हल्का सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये देखो और ये देखो, अब मैं इसको सही कर दूं ना एग्जाम को, है ना। एक ऑब्लिक कटिंग एक तरीके से ही है और ये स्ट्रेट कटिंग थी, बट क्या थ्रू आउट द पिट डायमीटर बराबर रहा? डायमीटर बराबर रहा, दोनों लाइन पैरेलल से, पैरेलल पैरेलल। तो ऐसे पिट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसे पिट्स को? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? हम इसको सिंपल पिट बोलते हैं। कौन सा पिट बोलते हैं इसको अपन? सिंपल पिट। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर क्या हो, सही चलता रहे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल पिट बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें बोलो नहीं है ना? बहुत अच्छी, क्या बात, समझ में आ गई भी बात एक बार में? अच्छा है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। अब ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। छोटा हम अभी पढ़ा रहे हैं ताकि लेक्चर में खत्म करना चाहते हैं, छोटा ही पढ़ा रहे हैं। स्क्लेरिड्स थोड़ा बड़ा है, इसके डिफरेंट टाइप भी हैं, ब्रैकिस्क्लेरिड्स, टेकिस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले भी हमें इसको पढ़ना है ताकि आज हम काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो सिंपल पिट तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया भाई। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें बॉर्डर पिट भी पढ़ाऊँ यार, चाहता हूँ ऐसा, बॉर्डर पिट भी पढ़ा दूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई? बॉर्डर पिट्स का मतलब क्या होता है? मुझे एक और लेना पड़ेगा अभी स्लाइड, देखें जरा बॉर्डर पिट्स क्या होते हैं। इस तरीके से लो, ठीक है। जरा देख लें, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। बनाने में कई बार टाइम लग जाता है। और कई बार बिगड़ने में भी टाइम लग जाता है ना। बोलो हाँ या ना? दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है भाई, चीज बिगड़ भी सकती है और सही भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। ये देखो, इसमें थ्रू आउट द पिट जो आपका बेसिकली डायमीटर है वो कॉमन है क्या? ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? आपके बॉर्डर्ड पिट। कोई दिक्कत? ठीक है ना। थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर कॉमन ना हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट्स बोलते हैं। आ जाए आगे। बहुत ही अच्छे भाई, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, है ना। इसके माइट यूज कर लेना, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो एंड्स कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। ये देखो इस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको इधर, ये देखो, एंड्स आर पॉइंटेड और द टेपरिंग एंड्स एंड द वॉल इज थिक। वॉल कैसी है? थिक है, थिक वॉल्ड एंड पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। अब किसी भी चीज की अगर वॉल थिक होगी, अगर इसको मैं कट करूं बीच में से ऐसे, तो क्या मुझे ये ऐसी नजर आएगी?
वॉल कैसी कर दी है मैंने, थिक कर दी, इसको मैंने ऐसे कट किया है इस तरीके से, इस तरीके से कट किया तो वॉल कैसी नजर आ गई मुझे, थिक नजर आ गई। और अगर वॉल थिक हो गई तो बीच में जो जगह दिख रही है तुम्हें अंदर जाने की, वो ल्यूमन, वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो आर्टरीज तुम बोलते हो पाइप मोड ऐसा है, उसको दबा दो पाइप को तो प्रेशर जाते जो जाता है, क्यों हुआ, क्योंकि ल्यूमन पतली हो गई, ल्यूमन कम हो गई तो उसका जो प्रेशर तो बढ़ गया अपने आप ही, ठीक है। तो हम बोले ल्यूमन शुड बी रिड्यूस हो जाएगी। और तुम खुद बताओ क्या मैं चाहूं तो यहाँ पर पिट्स का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये पिट्स लो, पिट्स हो सकते हैं प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। क्रॉस सेक्शन व्यू है वो, और ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, कोई दिक्कत इसके अंदर, जल्दी बोलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात समझ में नहीं आई कि एंड्स आर पॉइंटेड, ये देखो पॉइंटेड एंड्स, ये रहे, ठीक है। सिंपल पिट्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, बॉर्डर पिट्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, दोनों पिट्स के अंदर प्रेजेंट आपको मिल सकते हैं। थिक वॉल्ड होगा, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल्स होंगी, ये एक सिंपल पूरी एक सेल है, लॉन्गेस्ट है, जैसे ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट कौन सी है, न्यूरॉन्स हैं, वैसे इनके अंदर कौन है आपके स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, कितना सारा तो आज पढ़ा लिया अपन ने, कि ज्यादा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ज्यादा, अपन ने कम ही पढ़ा है, बट अपन ने समझने वाली चीजें ज्यादा पढ़ी है। तो इसको प्लीज समझने की कोशिश करना, अपन ने किस तरीके से काम चल रहा है, इसको पूरा ऐसे देखते चले। अभी स्प्लिट मुझे बताना है, ब्रैकेट स्प्लिट, ट्रैकिया स्प्लिट है, एस्ट्रो स्प्लिट, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग टाइम की है ना, सब पढ़ना है बाद में अपन को, तो इसको अपन पढ़ लेंगे बाद में, टेंशन नहीं लेना, इसके बाद वही पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा सा मेरे हिसाब से लंबा हो गया, इसी वजह से अपन थोड़ा सा इसको अभी यहीं पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। जल्दी बोलो, बोलो भाई, यहाँ तक बोलो फटाफट, ठीक है। तो मोर देन इनफ आज के लिए, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो डाउट सेक्शन में भेज सकते हो, नाउ अवेलेबल एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सेक्शन में सेंड कर सकते हो और आसानी से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।